हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मैं कंटेंट शेयर करता हूँ वो वीडियोस जो कि नए इमिग्रेंट्स जो कनाडा आना चाहते हैं या फिर नए नए कनाडा लैंड किए हैं उनको हेल्प कर पाए। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट से सब्सक्राइब करें एंड प्लीज ये वीडियो एंड तक देखें। पसंद आता है मेरे बाकी वीडियोस भी देखें एंड थम्स अप भी दें उन वीडियोस। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ फैक्टर्स जो कि आपको कंसिडरेशन में रखने चाहिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी है कनाडा ओंटारियो में। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया कि मैंने अभी रिसेंटली एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है, तो उस रिसर्च के दौरान जो जो चीजें मैंने कंसीडर करी, मैंने सोचा आज क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए एंड आप लोगों के साथ वो सारे पॉइंट्स एक एक करके शेयर करे जाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, वो है बजट। अपना बजट डिसाइड करें। आप कितने तक का स्पेंड करना चाहते हैं, कितने तक की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उस हिसाब से। क्योंकि अगर आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी तो वो होगी प्रिंसिपल रेजिडेंस जिसमें आप रह रहे हैं, जो आप सेकंड प्रॉपर्टी लेंगे वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसके लिए यू विल नीड 20% ऑफ योर प्रॉपर्टी परचेज प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप $100,000 की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको $20,000 डाउन पेमेंट देनी होगी। उसके बाद जो 80,000 का डिफरेंस है उसका आप लोन करवा सकते हैं। तो अपना बजट डिसाइड करिए, उस हिसाब से एक मॉर्गेज एजेंट से भी बात करें कि आप कितने लोन के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। उस हिसाब से फिर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज देखना शुरू करें। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो है आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेने का। क्या आप कैश फ्लो चाहते हैं या फिर आप प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन चाहते हैं? एक एक करके बात करते हैं इन चीजों के बारे में। कैश फ्लो। अब कैश फ्लो क्या है कि जैसे आपने प्रॉपर्टी ली, उस पर आपकी मॉर्गेज बैठेगी। मॉर्गेज मतलब जो भी आपका लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स होगी वो आपको पे करनी है, प्लस जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है, प्लस कोई और भी खर्चा आता है उस घर पे, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। तो वो सब ऐड करके जब आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाते हैं, अगर जो आपका रेंट का जो डिफरेंस है आपके खर्चों के बाद अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो पैसे आपकी जेब में आ रहे हैं, विच इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव कैश फ्लो। अब अगर रेंट पे चढ़ाने के बाद भी आपको और पॉकेट में से पैसा डालना पड़ता है मंथली खर्चे निकालने के लिए, तो दैट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव कैश फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, जो पूरे खर्चे आ रहे हैं वो आ रहे हैं $1,800 के एंड आपका जो रेंट पे चढ़ा है खाली $1,600 का चढ़ा है। सो $200 नेगेटिव कैश फ्लो है, क्योंकि आपको पॉकेट में से डालने पड़ेंगे। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इसी में, वो है कैपिटल एप्रिसिएशन। अब जैसे आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी $1,00,000 की, $100,000 की, अब एक साल में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी है $200,000। तो जो $100,000 का डिफरेंस है वो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन हुई है उस प्रॉपर्टी में। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, आप ये देखिए आपका फोकस कैपिटल एप्रिसिएशन है या फिर कैश फ्लो। दोनों मिल जाए उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। एंड आज के मार्केट में ये एक्सपेक्ट करना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसी किसी मार्केट में जाते हैं जहां पे आपको कैश फ्लो पॉजिटिव मिल रहा है, प्लस जैसे ग्रोथ हो रही है आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो सकती है। अब कैश फ्लो एप्रिसिएशन की बात करें तो आपको जिस मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी एरिया में, आपको वो भी बहुत दिमाग में रखना पड़ता है। क्या आप एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश मार्केट जैसे कि टोरंटो है, ग्रेट टोरंटो एरिया, मिसिसॉगा, ब्रैम्पटन, जहां पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी हद से ज्यादा एप्रिशिएट हो चुकी है, क्या आप वहां पे घुसना चाहते हैं, या फिर अपकमिंग मार्केट्स जैसे कि लंदन, विंसर, ओंटारियो में, जहां पे भी एप्रिसिएशन हुई है बट अभी भी काफी रूम अवेलेबल है और आप पॉजिटिव कैश फ्लो या फिर ब्रेक इवन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड फैक्टर में ऐड करते हैं किस तरह की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्टेड हैं। या तो आप स्टूडेंट रेंटल करना चाहते हैं या फिर आप फैमिली रेंटल करना चाहते हैं। अब इसमें भी काफी चीजें आपको हेल्प करती हैं डिसाइड करने में, आपकी लोकेशन और काफी और फैक्टर्स भी। अब अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली चाहेगी कि एक सेफ नेबरहुड हो, हॉस्पिटल्स हो आसपास, उसके बाद स्कूल्स हो अगर कोई फैमिली आती है जिसमें बच्चे भी हैं। एंड स्टूडेंट रेंटल्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए, खाने पीने की जगह आसपास होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं, यस दे डू कुक बट एट टाइम्स दे आर सो बिजी कि फटाफट उनको बाहर से पिज्जा जॉइंट्स ये सब चीजें आसपास हो, जैसे फटाफट खाना मिल जाए तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया रहता है। अब इसमें भी ये चीजें भी आपको बहुत ध्यान में रखनी है। एंड इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं लोकेशन पे हद से ज्यादा ध्यान दीजिए। अंदर बाहर जो प्रॉपर्टी होती है, जब उसकी जो हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, वो सब चेंज करी जा सकती है, बट लोकेशन आप कभी चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हॉस्पिटल है घर के पास, हॉस्पिटल कहीं नहीं जा रहा है, वहां पे लोग आएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, डॉक्टर्स जो मेडिकल स्टाफ है वो भी आएगा, उसके बाद जो पेशेंट्स हैं वो भी आते रहेंगे। तो उस वजह से जो वो नेबरहुड होगा, वहां पे जो घर है वो हमेशा वहां पे रेंटल स्कोप रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट में प्री कंस्ट्रक्शन घर या कॉन्डोज भी होते हैं, उस बारे में कभी मैं और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में जानने में तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए एंड आई मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इन्वेस्टमेंट इन प्री कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं फोर्थ फैक्टर पे। अब फोर्थ फैक्टर है
फाइंडिंग पोटेंशियल इन द प्रॉपर्टी। अब ये मेरी सोच है तो मैं सोचा आपसे शेयर करा जाए इस बारे में। मैं जब भी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखता हूं मैं उसमें देखता हूं कि पोटेंशियल कितना है इंप्रूवमेंट के लिए। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या एक चमकती हुई एकदम बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं फिर उसको रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जो ठीक ठाक है और आप हेडेक लेना चाहते हैं उस पर काम कराने की, उसके बाद उसे रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं। अब मेरी सोच क्या कहती है कि अगर जहां पे पोटेंशियल है इंप्रूवमेंट का, अब जो पैसा खर्चा कर रहे हैं आप उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर आप उस पर काम करा रहे हैं तो एक अगर कम काम है आपको अच्छे रेट पे मिल जाएगी, प्लस आप उस पर काम करा रहे हैं तो आप उस घर की वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जब आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है और रेंट पे चढ़ाना है, जो भी टेनेंट आएगा, मैंने कहता कि हर टेनेंट आके बुरा हाल करेगा, बट यू नेवर नो कोई ऐसा टेनेंट आए और पूरे घर की ऐसी तैसी करे तो आप बहुत ज्यादा खर्चा करके उसको चमका रहे हैं और टेनेंट आके उसकी हालत खराब कर दे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। इसी में अगर बात करें, आपको टर्न की प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं जिसमें सारा काम हुआ होता है, एक्जिस्टिंग टेनेंट्स भी होते हैं, तो वैसे भी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। बट ऑलवेज कीप इन माइंड, क्योंकि उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी जो कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि वो आपको वो हेडेक से बचा रहे हैं, आपको ऑलरेडी टेनेंट दे रहे हैं और ऑलरेडी घर में सारा काम है, कोई स्कोप नहीं है वहां पे कुछ भी ठीक कराने का। उसके अलावा कई ऐसे कॉन्डो प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जहां पे आपको टर्न की मिलता है, उसके बाद जो बिल्डर है कॉन्डो का वो आपको 2 या 3 साल डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, वो आपको रेंटल गारंटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसका मतलब आपने जब भी वो प्रॉपर्टी ली अगले 2 साल तक आपको कोई हेडेक नहीं लेनी है। जो मैनेजमेंट है, जो बिल्डिंग है, वो मेक श्योर करेगी कि आपके अकाउंट में 2 साल 3 साल जो भी पीरियड है उसका रेंट आपके अकाउंट में आता रहे एंड आपको टेनेंट ढूंढने की कोई टेंशन ना हो। अब आगे 5th पॉइंट पे, वो है रिसर्च, जो कि आपने करनी है। आपको चेक करना है किस नेबरहुड में आप घर लेना चाहते हैं, वो नेबरहुड में क्राइम रेट क्या है, क्योंकि सेफ्टी इज अ बिग बिग कंसर्न। उसके बाद उस नेबरहुड में एवरेज मीडियन इनकम क्या है, अगर बहुत ज्यादा लो इनकम है तो आपको रेंट भी उस हिसाब से मिलेगा, एंड यू नेवर नो, क्या पता आपको कई बार रेंट कलेक्ट करने में भी दिक्कत हो। इसलिए मेक श्योर करिए कि थोड़ी जो एवरेज मीडियन इनकम है वो थोड़ी अच्छी रेंज में फॉल करे, जो कि वहां पे क्राउड रहता है, ताकि आपको रेंट कलेक्ट करने में दिक्कत ना हो और आपको अच्छे टेनेंट्स मिल पाए जो कि आपकी प्रॉपर्टी का भी ध्यान रख पाए। उसके बाद जो मैंने कैश फ्लो की बात बताई थी, कैश फ्लो चेक करें अगर पॉजिटिव हो रहा है या फिर एटलीस्ट आपका ब्रेक इवन हो पाए, कि नो प्रॉफिट नो लॉस। उसमें क्या है कि आपको जेब से कुछ नहीं देना पड़ रहा है, बट आप कैपिटल एप्रिसिएशन पे काउंट कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी आप मॉर्गेज भर रहे हैं, हमेशा याद रखिए आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का वो आपका पे ऑफ हो रहा है एवरी मंथ, तो आपकी कुछ ना कुछ इक्विटी उस घर में बने जा रही है। अब आगे हम अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि 6th पॉइंट, वो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। देखिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हर घर के साथ आता है। अब डिपेंड करता है आपने जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है वो आपके घर से कितनी दूर है। अगर 20-25 मिनट दूर, आधा घंटा दूर है, आप खुद भी जाके मैनेज कर सकते हैं, कुछ भी टेनेंट आपको कॉल कर रहा है किसी भी काम के लिए। बट अगर जैसे मेरे केस में जो मैंने लिया है विंडसर, वो मिसिसागा टोरंटो से है 3-3.5 घंटे की ड्राइव, तो इट्स नॉट इजी फॉर मी टू कम्यूट एवरी टाइम देयर इज अ फोन कॉल फ्रॉम द टेनेंट। सो इस केस में आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी हायर कर सकते हैं। व्हाट दे डू, दे चार्ज 8 to 12% ऑफ योर मंथली रेंट। उसके अलावा जो भी वहां पे मेंटेनेंस रिपेयर का खर्चा आता है वो भी वो आपसे चार्ज करते हैं। इट टेक्स केयर ऑफ योर हेडेक, आपको हेडेक नहीं लेनी पड़ती है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहे हैं और वो बहुत दूर है तो आप हर टाइम उस चीज की हेडेक नहीं लेना चाहते हैं। एंड ऑल्सो टू ऐड, जैसे कि कनाडा में हम सबको पता है हर जगह स्नो तो पड़ती ही पड़ती है, एंड जब आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है अगर रेंट पे है तो टेनेंट को आप बोल सकते हैं कि वो स्नो हटाए। रेंट पे नहीं चढ़ी है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द स्नो रिमूवल सर्विसेज फॉर विच यू हैव टू पे। इसमें भी डिपेंड करता है कि आपका घर का फ्रंट का लॉट कितना बड़ा है, आपका ड्राइववे है तो कितना बड़ा है, एंड वो उस हिसाब से रेट्स भी चेंज हो सकते हैं। तो जरूर कोट लें मल्टीपल कंपनी से कॉल करके, ताकि आप ये खर्चा भी अपनी कैलकुलेशन में ऐड कर पाए। सो गाइस, यही खत्म करते हैं आज का वीडियो। नाउ लेट्स डू द यूजुअल ड्रिल। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आएगी जब भी मैं वीडियो डालूंगा। So that's it for now. I'll be back later with another video. For now, signing out, Indo-Canadian Desi.